ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो चेक करो। क्लियर? देखना, लास्ट चैप्टर है लॉ का, चैप्टर नंबर 4 है बुक के हिसाब से, हम लोग का लास्ट चैप्टर है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, तो जितना भी हम लोग लॉ पढ़े हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट लॉज में से है, अदर देन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब ये 1932 का जो एक्ट था वो भी कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे नहीं कि वो बंद हो गया है। ठीक है, और एक और नया पार्टनरशिप के लिए एक्ट आया है इन द ईयर 2008। ठीक है, अब 1932 है नॉर्मल पार्टनरशिप, जैसे हम लोग पढ़े थे जो भी पार्टनरशिप का लॉ था। अब पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होता था, इसीलिए एक नया टाइप ऑफ पार्टनरशिप लाने का जरूरत था। वो नया टाइप ऑफ पार्टनरशिप का नाम दिया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, अब सबसे बड़ा रीजन है इसके लॉन्च करने का, इसको स्टार्ट करने का, कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था उसके हिसाब से जितना भी पार्टनरशिप फर्म्स फॉर्म होता था, किसी का भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे डोंट हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जस्ट लाइक अ कंपनी। ठीक है, प्लस द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल होगा पार्टनरशिप फर्म के डेट्स को पे करने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक नया एक्ट बनाया गया इन द ईयर 2008। द नेम ऑफ द एक्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें क्या किया गया, पार्टनरशिप होते हुए भी सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगा प्लस लिमिटेड होगा लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, तो ये काइंड ऑफ अ कंपनी के जैसा ही है, एक प्रकार का कंपनी के जैसा ही हो गया। कंपनी में होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटीज, ये सब कंपनी के केसेस में होता है। तो जस्ट उसी की तरह एक फॉर्म बनाया गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है, पार्टनरशिप जैसा इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, ठीक है, और कंपनी के जैसे इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये बहुत फेमस हो रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब नॉर्मली बहुत सारे लोग जो भी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं दे एंटर इनटू एलएलपी में वो लोग एंटर करते हैं, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स है। एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पार्टनर्स आर नॉट लायबल, द पार्टनरशिप फर्म इज लायबल, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर कोई ज्यादा नुकसान होता है देन उनका पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा फर्म्स के डेट को पे करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप पर्सनल प्रॉपर्टीज आर लायबल टू पे द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, देखते हैं कब आया था और क्या क्या प्रोविजंस है इसके अंदर। तो बहुत सारा तुमको मिलता जुलता इसमें पार्टनरशिप जैसा दिखने वाला है, क्योंकि ये अल्टीमेटली है एक प्रकार का पार्टनरशिप ही। ठीक है, देखना, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, तो नोटिफाई हुआ था तुम्हारा 2007 में। द पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 December 2008 and the President of India assented the bill on 7 January 2009 and called as the Limited Liability Partnership Act 2008। ठीक है, तो इस ऑब्वियस बात है, कोई भी लॉ बनता है तो उसको 1-2 साल लग ही जाता है इम्प्लीमेंट होने, क्योंकि दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में वो अप्रूव होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा तो जाके वो लॉ बनता है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, द LLP 2008 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे भी नॉर्मली हर लॉ आजकल एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है। ऐसे क्यों लिखना जरूरी है? पहले ऐसा होता था कि बहुत सारा एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जितना भी एप्लीकेबल है इंडियन सॉइल में, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। ठीक है, द LLP Act 2008 has 81 sections and 4 schedules.
द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ये हमको लर्न करने का जरूरत नहीं है किस में क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक एक करके पढ़ेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, हाउ टू कन्वर्ट अ एल फर्म इनटू एलएलपी, हाउ टू कन्वर्ट अ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, हाउ टू कन्वर्ट अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी इनटू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है, ये सब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ेंगे। ये ऐसे तो ये कन्वर्जन्स पूरा कोर्स में दिया हुआ नहीं है क्योंकि पूरा एलएलपी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये कन्वर्जन्स अभी यहाँ पर कोर्स में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाकी राइट्स एंड ड्यूटीज दिया हुआ है। देखना एलएलपी क्या है। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज लीगल बिजनेस एंटिटी, और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। यही मेन पर्पस है एलएलपी के फॉर्मेशन का। ठीक है, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी at low compliance cost, but allows its partner to the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership। तो दोनों का बेनिफिट है, एक तो पार्टनरशिप का बेनिफिट है क्योंकि जैसे पार्टनर आपस में डिसाइड कर सकते हैं सब कुछ, वो तो लोग कर ही पा रहे, प्लस उनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिल रहा है और साथ में लिमिटेड लाइबिलिटी भी मिल रहा है। ठीक है, आजकल जितने भी सीए फर्म्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सीए फर्म्स हैं, सारे के सारे कन्वर्ट हो गए इनटू एलएलपी। मैक्सिमम प्रोफेशनल्स जितना भी एसोसिएशंस है ऑफ प्रोफेशनल्स, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया इनटू एलएलपी। ठीक है, देखना द एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। पता है ये तो हमको। सिंस एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी के जैसा भी है, as well as a partnership firm structure. LLP is called a hybrid. Hybrid मतलब मिक्स, दो चीजों, हाँ हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज से मिलकर जो बना है ना, जो प्योर नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो किसका हाइब्रिड है? कंपनी एंड पार्टनरशिप का। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे, हम वो वर्ड्स का मतलब पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये सब वर्ड्स यूज होंगे चैप्टर पढ़ते वक्त। ठीक है, सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट। देखना, it means a company as defined in section 3 of the Companies Act 2013। तो कंपनी को बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स, किसको किसको और बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं? LLP incorporated outside India and a company incorporated outside India। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं है, एक तो नॉर्मली कंपनी का मतलब तो है ही बॉडी कॉर्पोरेट, साथ ही साथ जो एक एलएलपी इंडिया में बना है या इंडिया के बाहर बना है या फिर कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर बना है, सबको हम लोग बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होना। ठीक है, तो ये सबका सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट डज नॉट इंक्लूड, किसको किसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला नहीं जाएगा। ठीक है, पहला अ कॉर्पोरेशन सोल। ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट का कोई भी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, याद है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन क्लास 11 बीएसटी में था, हाँ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो बोलते हैं। ठीक है, या पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है। ठीक है, तीन था ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, कंपनी का है कॉर्पोरेट नेचर, लेकिन बाकी कोई अगर कॉर्पोरेशन है, जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। ठीक है, तो वो सब कंपनी नहीं होगा या बॉडी कॉर्पोरेट बोला नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आनंद मिल्क
कुछ ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक है। अमूल शॉर्ट फॉर्म है, एक बहुत बड़ा नाम का शॉर्ट फॉर्म है अमूल, AMUL, अमूल इज एन एब्रिविएशन, ठीक है। नेक्स्ट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द गवर्नमेंट कंपनी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो और किसी का नाम अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो उसको भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये एनी अदर सिर्फ इसके लिए रहता है कि फ्यूचर में कुछ अगर हम ऐड करना चाहें तो इसमें यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, अभी ऐसे कुछ नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी एंड LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो आगे चल के LLP के लिए भी बार बार वर्ड यूज होगा बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होना, एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या ही पढ़ेंगे। बिजनेस मीन्स इट इंक्लूड्स ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो जब भी वर्ड बिजनेस बोलेगा हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई ट्रेड हो, कोई प्रोफेशन हो। हाँ, यहां पर मतलब इस चैप्टर के लिए बेसिकली इस एक्ट के लिए जहां पर भी बिजनेस वर्ड यूज करेगा दैट इंक्लूड्स अ प्रोफेशन, सर्विस एंड एन ऑक्यूपेशन। ऐसे तो सर्विस भी अलग था, एम्प्लॉयमेंट भी अलग था ना, बिजनेस, प्रोफेशन। नहीं नहीं, ये सब इंक्लूड है, सर्विस या ऑक्यूपेशन। जैसे वो पहले था ना बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो तीनों मिक्स हो गया, सोच लो एक ही बोल रहा है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। दो प्रकार के पार्टनर होते हैं, एक होता है जो नॉर्मल पार्टनर है, और एक पार्टनरशिप फॉर्म को कुछ लोगों को बनाना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। हाँ, मतलब वो लोग बाकी पार्टनर से थोड़े हेड होंगे, मतलब उनका डिसीजन मेकिंग पावर्स ज्यादा होगा, या वो लोग बिजनेस को बेसिकली मैनेज करेंगे, ठीक है। मतलब जितने पार्टनर है उनमें से किसी को हेड बनाना, उसको हाँ डेजिग्नेटेड मतलब हेड बनाना, वही है डेजिग्नेशन मिलना मतलब हेड बनाना वहां पर, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जिसको कोई प्रकार का डेजिग्नेशन दिया गया है, या कोई मतलब ये दिया गया है तुमको, कोई पोजीशन दिया गया है बेसिकली, ठीक है। तो एक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 आगे चल के पढ़ेंगे कैसे बनता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, एंटिटी। एंटिटी मतलब वही सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी मीन्स एनी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन इतना 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 इतना, ऐसा सेक्शन तो हम लर्न नहीं कर पाएंगे, अ फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो हम लोग ये सेक्शन नंबर से लिंक करेंगे तो समझ में आएगा ये। तुम यहाँ पे एंटिटी का मतलब सिंपली लिख लो सेपरेट लीगल एंटिटी। फाइनेंशियल ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्ट में बार बार वर्ड यूज करेगा फाइनेंशियल ईयर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फाइनेंशियल ईयर? नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, ठीक है। देखना, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ LLP, एक LLP के लिए मीन्स द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ ईयर टू द 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो हम जो समझते हैं वही है ये भी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। However, in case of a LLP incorporate after 30th day of September of a year, मतलब कोई LLP अगर 30 सितंबर के बाद बना है, the financial year may end on 31st March of the year next following that year, 1.5 साल, ठीक है। क्या बोल रहा है यहां पर कि जैसे कोई कंपनी कोई LLP बना है 30 सितंबर के बाद, जैसे सपोज अभी बनता है, आज कितना तारीख है 16 अक्टूबर, तो 30 सितंबर के बाद है। सपोज मैं आज एक LLP बनाता हूं 16 अक्टूबर 2021, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ईयर एंड जो होगा, एक तो यहां आएगा 31 मार्च 2022, ठीक है, और फिर आएगा 31/3/2023,
ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट ईयर है सिर्फ इतना सा नहीं होगा फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये तो बहुत कम समय बच रहा है, 16 अक्टूबर 31, ये तो 5-6 महीना ही है। तो रहेगा फर्स्ट ईयर जो है इतना को पूरा एक साल मान लेना तुम, मतलब डायरेक्टली ईयर एंड कब होगा, 31/3/2023 वो पहला ईयर एंड होगा। उसके बाद फिर नॉर्मली चलेगा जैसे चलता है, एक एक साल में ईयर एंड होता रहेगा। ठीक है। लेकिन वहीं अगर 30 सितंबर से पहले बनता तो फिर 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों बनाया गया, क्योंकि जैसे कोई कंपनी कोई एलएलपी बना 29 मार्च को, तो 2 दिन में थोड़ी ईयर एंड करेगा वो 31 मार्च को, है ना। तो वो रहेगी ठीक है अभी बहुत कम समय बचा है तुम्हारा, तो तुम एक काम करो इसको भी इंक्लूड कर लो और नेक्स्ट ईयर एंड में एक बार में सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेना। हाँ ये एलएलपी के लिए ही है वैसे। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली अगर 38 सितंबर से पहले बना है तो नॉर्मली चलेगा 31 मार्च को ईयर एंड हो जाएगा। लेकिन अगर 38 सितंबर के बाद बना है, मतलब 6 महीना हो गया है ऑलरेडी, 30 सितंबर को 6 महीना हो जा रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना हो जा रहा है। 6 महीना बाद अगर बनता है तो अब बहुत कम समय बचा है ईयर एंड में, तो एक काम करो उस पीरियड को और प्लस 1 ईयर एक बार में एक साल उसको मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे देखना। इफ LLP हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2017, कब होगा ईयर एंड, मार्च कब, 2019। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली 31 मार्च 2018 होना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि 30 सितंबर के बाद बना है, तो एक साल और आगे, दैट इज 31 मार्च। क्या चीज, हाँ ये जरूरी है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब यही है। कौन सा, ऐसे नहीं है, पता है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे आईपीसीसी में जाके इंटर में, ठीक है, हाउ टू रीड अ लॉ, लॉ को कैसे पढ़ा जाता। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कोई चीज का अगर कोई स्ट्रिक्ट मीनिंग है और उसको मतलब इंग्लिश में और कोई मीनिंग है और वो सेंटेंस में और कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे उसको। मे को शैल पढ़ा जा सकता है, शैल को मे पढ़ा जा, और को एंड पढ़ सकते हैं, एंड को और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब है हाउ टू इंटरप्रेट अ स्टैट्यू। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। हाँ हाँ, तो वही है वो ना, वो स्टैट्यू का है, मतलब एक्ट का लॉ, एक्ट का वर्ड्स है, इसको इजी बनाया गया तुमको पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये बेयर एक्ट नहीं है, ये उसका मॉडिफिकेशन है। अगर बेयर एक्ट पढ़ाया जाएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा लॉ का वर्ड्स जो है। ठीक है, हाँ तो वो सब समझ में नहीं आता है बहुत जगह तुमको, या तुम खुद भी पढ़ते थे पहले लॉ, देखना बुक से पढ़ोगे बहुत सारा चीज तुम्हारा कंपनी लॉ के अंदर बाउंस हो जाएगा क्या लिखा है बोल के। लेकिन वही चीज अगर हम नोट से या कहीं लिख कर समझाया होगा फिर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा। वो ये प्रॉब्लम है कि लॉ का ही लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि नॉर्मली कोई भी उसको पढ़ेगा तो एक बार में उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे। तो ये है फाइनेंशियल ईयर का मतलब, नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च है। खाली एक चीज नया है इसमें कि कोई अगर 30 सितंबर के बाद बनाए तो एक ईयर छोड़ के नेक्स्ट ईयर में ईयर एंड होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन एलएलपी, नाम से पता चल रहा है इंडिया के बाहर बना होगा ये। इट मीन्स एलएलपी फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, विच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, जो कि बना तो इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है। कौन सा, हाँ अगर इंडिया के अंदर बिजनेस करेगा तो इंडिया के एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड है इंडियन एक्ट के अंदर ही, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है एंड आउटसाइड इंडिया ही बिजनेस कर रहा है तो हमको कोई मतलब ही नहीं है फिर उससे। हमको मतलब कब आएगा, जब हमारे सॉइल में वो बिजनेस करेगा, क्योंकि हमको उससे टैक्स लेना है, बेसिक सा बात है। ठीक है,
तो इसीलिए फॉरेन एलएलपी का मतलब है जो बना बाहर है, बिजनेस इंडिया में कर रहा है, बना बाहर है, बिजनेस भी इंडिया से बाहर कर रहा है, तो हमको उससे कोई मतलब है ही नहीं, उससे क्या मतलब है हमको, है ना। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये तो पता ही है क्या है, अभी इतना पढ़ चुके हम लोग। एलएलपी मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे वहां पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड है, वैसे यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा होगा, लॉज एंड रूल्स, ड्यूटीज, ये सब लिखा हुआ होगा, ठीक है। इट मीन्स एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP. किसका क्या राइट्स ड्यूटीज है, ये सारा बात इसमें लिखा हुआ है, जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है क्या पार्टनर का क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ठीक उसी तरह LLP एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनर का मतलब तो पता ही है, जो पार्टनर है, ठीक है। Partner in relation to LLP means any person who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement. LLP agreement के अनुसार जो पार्टनर बना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब इनके ऊपर पुराना एक्ट बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। Save as otherwise provided, the provisions of the Indian Partnership Act shall not apply to a LLP। इसका मतलब अगर कोई चीज है जो LLP एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा हुआ है वो कर देंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है ही नहीं एक LLP के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई दूसरा कंपनी या कोई दूसरा LLP। हाँ, तो एक LLP के अंदर एक इंडिविजुअल तो पार्टनर बन ही सकता है, ABCD, राम श्याम मोहन, ये सब तो पार्टनर बन ही सकते हैं। एक बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है, दैट मीन्स कोई दूसरा कंपनी भी LLP में पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई दूसरा LLP भी हमारे LLP में पार्टनर हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो पार्टनर का मतलब है एनी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी व्यक्ति, नेचुरल पर्सन हमारे जैसा, या फिर अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी दूसरा कंपनी या कोई दूसरा LLP हमारे LLP में पार्टनर बन सकता है, ठीक है, क्योंकि उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। And any person having separate legal existence can become a partner in the LLP, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ये है नेचुरल पर्सन्स और इधर है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब द पर्सन्स विच आर इन एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ, हाँ, बट एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, मे बी अ पार्टनर इन अ LLP, हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल of becoming a partner of a LLP if, ये बहुत इजी है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है, ठीक है। अनसाउंड माइंड, अगर अनसाउंड है तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफाइड होगा। ही हैज बीन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, या फिर जो इंसॉल्वेंट होने ही वाला एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक है। तो तीन लोग नहीं हो सकते बेसिकली, अनसाउंड माइंड, ठीक है, पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, और तीसरा पर्सन जो डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक लेकिन होने ही वाला है, उसका केस पेंडिंग चल रहा है अभी, ठीक है। ये व्यक्ति पार्टनर्स नहीं बन सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मिनिमम पार्टनर्स, एवरी LLP shall have at least 2 पार्टनर्स। ये तो बहुत ऑब्वियस सा बात है, पार्टनरशिप होने के लिए 2 जन तो होना जरूरी है, 1 जन कैसे होगा पार्टनरशिप, तो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही, ठीक है। इफ एट द टाइम ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP इज रिड्यूस्ड बिलो 2, कभी भी ऐसा होता है कि 2 व्यक्ति से कम हो जाता है पार्टनरशिप में, एंड LLP कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, 6 महीना हो गया LLP लेकिन अब भी बिजनेस कर रहा है,
मतलब एक अकेला पार्टनर है और वो बिजनेस कर रहा है एलएलपी के नाम पर, दूसरा पार्टनर है ही नहीं, और 6 महीना का टाइम दे रहे, 6 महीना भी हो चुका फिर भी दूसरा पार्टनर अब तक नहीं आया है, ठीक है। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर द एलएलपी ड्यूरिंग द टाइम इफ इट्स सो कैरिड ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period। तो सिंपल सा बात है कि अगर 2 व्यक्ति से कम हो गए हैं और फिर भी हम लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सडनली बंद करेंगे, 6 महीने का टाइम दिया है एक्ट कि तुम अगर कोई एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो तुम एक नए को अपॉइंट कर लो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। लेकिन 6 महीना हो गया तुम फिर भी अपॉइंट नहीं किए हो और फिर भी तुम बिजनेस रन कर रहे हो इन द नेम ऑफ एलएलपी, देन द पार्टनर हु इज रनिंग द बिजनेस शैल बी लायबल पर्सनली, उसको पर्सनली लायबल होगा, मतलब उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। किसमें? कंपनी में भी ये सेम लॉ है, ये कंपनी से ही कॉपी किया गया है। अकेला व्यक्ति हो गया तो हाँ वो हो, अगर वो ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकता है उसको, या फिर किसी दूसरे को अपॉइंट करेगा, या फिर 6 महीना के अंदर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लॉ आया ये एग्जैक्ट पूरा कंपनी लॉ से कॉपी किया है या पेस्ट कर, नहीं 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 1956 में बना है कंपनी, 2013 में कॉपी हुआ है वो फिर आधा चीज, ठीक है। तो ये लॉ जो है ये 1956 का लॉ है, ये कॉपी हुआ 2013 के एक्ट में इन कंपनी के केस में, और पार्टनरशिप एक्ट में ही 2008 में कॉपी हुआ है, वो भी 1956 से कॉपी हो रखा है, ठीक है। तो ये जो लॉ है सिंपली इतना सा बात बोलता है कि अगर कभी भी एलएलपी में नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से कम होते हैं और 6 महीना हो गया तुम फिर भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, देन यू आर पर्सनली लायबल। कंपनी में भी सेम है, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो 2 होते हैं और फिर भी तुम बिजनेस रन कर रहे हो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months, देन यू आर पर्सनली लायबल, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 ऊपर मैं पढ़ाया था, एक बार देखा था, सेक्शन 7 में पढ़ेंगे क्या होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। देखना, एवरी एलएलपी shall have at least 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है, ठीक है। 2 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। तो मिनिमम जैसे 2 पार्टनर हैं अगर पार्टनरशिप फॉर्म में, तो दोनों ही क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अगर 2 से ज्यादा पार्टनर है, 5 पार्टनर है, तो 2 या 2 से ज्यादा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। हु आर इंडिविजुअल्स नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए और एलएलपी भी नहीं होना चाहिए। तो एक कंपनी और एक एलएलपी पार्टनर तो हो सकता है लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ ना कि एलएलपी में एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, ठीक है, जिसमें से मिनिमम 2 लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी ए रेसिडेंट इन इंडिया, तो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अब रेसिडेंट क्या होता है ये नीचे हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेसिडेंट, यहां पर है, ठीक है। देखते हैं, रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में बेसिकली रहता है, ठीक है। इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, अब क्या होगा, सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, तो उसके लिए भी लॉ बनाया है। और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट shall act as a designated partner। तो बोल रहा है कि अगर सारे ही बॉडी कॉर्पोरेट हैं या फिर एक या 2 इंडिविजुअल है, बाकी सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो फिर क्या होगा, या तो वो इंडिविजुअल या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट के बदले कोई नॉमिनी एक्ट करेंगे एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। नॉमिनी का मतलब होता है कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ में जो लोग
डिसीजंस लेंगे या काम करेंगे, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट खुद काम नहीं कर सकता, दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी या एक एलएलपी पार्टनर तो हो सकता है लेकिन खुद डिसीजंस नहीं ले सकता, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो किसी को उसके बदले डिसीजन लेना होगा, तो वो कौन होंगे, उसके नॉमिनी अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना एग्जाम्पल, LLP by the name SMY LLP has 3 partners name as SI Limited। ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पब्लिक कंपनी है, तो MIS लिमिटेड पब्लिक कंपनी है ये भी, NYI प्राइवेट लिमिटेड ये प्राइवेट कंपनी है। This will not be considered for registration because the requirement of LLP is to have at least 2 individual members as partners apart from the body corporate। ठीक है, तो ऐसा LLP फॉर्म ही नहीं हो सकता जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट ही खाली हैं और इंडिविजुअल्स हैं ही नहीं। तो बेसिकली मिनिमम 2 इंडिविजुअल होना जरूरी है जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखेंगे। ठीक है, बाकी बॉडी कॉर्पोरेट भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट खुद नहीं हो सकते, उनके बदले उनका नॉमिनी हो सकता है। क्लियर, तो मिनिमम सब आते हैं कि 2 इंडिविजुअल अगर नहीं है तो एलएलपी फॉर्म नहीं हो सकता। किसमें नहीं, 2 तो इंडिविजुअल्स होंगे ही, उसके बाद अगर किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना है तो बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, लेकिन पहला जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है उसके लिए इंडिविजुअल्स ही होने चाहिए। हाँ, कंपनी रेसिडेंट है, अगर फॉर्म इन इंडिया है तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है होगा डायरेक्टली, लेकिन पर्सन्स के केस में देखना होगा कि कितना दिन इंडिया में है और कितना दिन इंडिया के बाहर है। ठीक है, बेसिकली अगर 182 दिन इंडिया में रहेगा तो उसको रेसिडेंट बोला जाता है। जैसे हम लोग 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो वी आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक साल में 182 मतलब आधा साल, 365 नहीं, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बल्कि नॉन रेसिडेंट होगा तो अप्लाई करना पड़ता है कि हम नॉन रेसिडेंट हैं बोल के। जो भी रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, दोनों को टैक्स देना जरूरी। अगर इनकम अराइजेस इन इंडिया, अगर इनकम इंडिया से अराइज हो रहा है तो टैक्स भी इंडिया में देना, तो इंडिया का टैक्स देना पड़ेगा उसको। तो भी अगर इंडिया का कंपनी है तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, तब भी टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, नहीं वहां पे भी नहीं देना पड़ेगा। इंडिया और सारे कंट्रीज के बीच में एक लॉ बना हुआ है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स, DTA बोलते हैं उसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अगर एक देश में टैक्स लग चुका है तो दूसरे देश में उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वो DTA होता है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स, जिसमें ये अवॉइड किया जाता है कि एक व्यक्ति को 2 कंट्री में टैक्स ना देना पड़े। तो गवर्नमेंट वो सब लॉ बना दिया है, हमको खाली पढ़ना बचा हुआ है। ठीक है, हमारे मन में जो भी डाउट आ रहा है वो सब बन चुका है लॉ उसका। ठीक है, लेकिन वो जर्नी बहुत दूर है। DTA पढ़ाया जाएगा CA फाइनल में पहुंचे तो हम। हाँ, बैंक्रप्सी भी है, वो भी CA फाइनल में। बैंक्रप्सी तो 10 मार्क्स का है पूरा, 10 मार्क्स का बैंक्रप्सी, 10 मार्क्स आएगा बैंक्रप्सी, CA फाइनल। पूरा एक चैप्टर है बैंक्रप्सी। देखना, रेसिडेंट मतलब सिंपली 182 दिन इंडिया में रहेगा तो। ठीक है, इसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए 3 से 4 क्लास चाहिए रहेगा जब तुम IPCC में आओगे, क्योंकि खाली 182 दिन इंडिया में रहेगा या नहीं रहेगा इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो रेसिडेंट हो या ना हो। नॉर्मल लॉ तो है कि 182 दिन इंडिया में है तो रेसिडेंट है। ठीक है, सोच लो विराट कोहली जा रखा है मैच खेलने UAE IPL, वहां से T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, उधर से उधर ऑस्ट्रेलिया निकल लिया सीरीज खेलने, और फिर जब इंडिया आया तो उसका 182 दिन इंडिया में हो नहीं रहा है साल भर का, तो फिर वो रेसिडेंट नहीं रहेगा क्या? विराट कोहली रेसिडेंट फिर भी रहेगा ना। तो और भी बहुत लॉ है रेसिडेंट से रिलेटेड। आपने पिछला साल
पिछला साल जो हुआ है उससे ये साल का डिसाइड होगा, फिर ये साल जो किया होगा उसका अगले साल में वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लॉ है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे, क्योंकि इंडियन टीम खेलने गया है या फिर ऑस्ट्रेलिया का टीम आया यहाँ पर खेलने, आईपीएल खेला, सीरीज खेला, और 6 महीना 7 महीना ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया टीम 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रह गया, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर इंडिया के रेसिडेंट हो जाएंगे, वहां के नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे? नहीं होना चाहिए ऐसा। तो बहुत लॉ बनाया गया उससे रिलेटेड। ठीक है, बाद में देखेंगे। देखना नेक्स्ट, ये सब सीए इंटर में है। ठीक है, देखना, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया। तो तुमको सबसे सिंपल लॉ जो है वो खाली बताया गया है, स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। जो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहता है उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। ड्यूरिंग दी इमीडिएटली प्रिसीडिंग 1 ईयर, मतलब पिछले साल, अगर पिछले साल 182 दिन से ज्यादा इंडिया में था तो ये साल में उसको रेसिडेंट बोला जाएगा। ठीक है, देखना, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी हैविंग 5 पार्टनर्स नेमली मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट, मिस्टर बी नॉन रेसिडेंट, मिस्टर सी रेसिडेंट, मिस्टर डी रेसिडेंट, मिस्टर ई रेसिडेंट। In this case, at least 2 should be named as designated partner, out of which 1 should be a resident. यही बोला था, मिनिमम 2 लोग डेजिग्नेटेड होने चाहिए जिसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। Hence, if Mr. A and B are designated partner, तो क्या चलेगा ऐसे करने से? चल जाएगा ए और बी को बना देने से? ए और बी का नहीं चलेगा क्योंकि दोनों ही नॉन रेसिडेंट हैं। करेक्ट, तो ए और बी नहीं चलेंगे डायरेक्टली, ए और बी के साथ कोई एक और भी साथ में रखना पड़ेगा। क्लियर है इतना? हाँ, ए और सी भी चलेगा। क्लियर इतना? दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस या वर्ड्स दैट विल बी यूज्ड इन द चैप्टर। ये चैप्टर में ये सारे वर्ड्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलो इतना पढ़ेंगे हम लोग। एक छोटा सा चीज जो पढ़ के आना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। ये सब पढ़ाया हुआ चीज है। बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ाया हुआ है। यहां तक पढ़ के आना है, यहां तक, उसके बाद का नहीं वो बात। ठीक है, छोटा सा एक रीड करके आना है इतना का। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, है ना। ऑनलाइन ये मैं भेजता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा पीडीएफ इसका। ठीक है।